Hello everyone, thank you so much for coming back to my channel. My name is Manisha and today I will give you a few tips related to OET reading. Before starting it, let me just give you overview. मेरा जो स्कोर था वो 390 था और मैंने खुद से ही प्रैक्टिस की थी। मैंने खुद से मटेरियल वगैरह अरेंज करके खुद ही अपनी अपनी टिप्स बना के और इस चीज़ को इम्प्रूव किया। तो वही मैं टिप्स आप सबके साथ भी शेयर करूँगी। आई होप दे विल बी हेल्पफुल फॉर यू पीपल टू। सो लेट मी जस्ट स्टार्ट। एक ओवरव्यू और दे देती हूँ इस पूरी वीडियो का। इस वीडियो में सबसे पहले मैं एक ओवरव्यू दूंगी ओईटी रीडिंग का और फिर उसके बाद मैं आपको बताऊंगी कुछ चीज़ें जो टिप्स जो मैंने यूज़ करी थी और मेरे बहुत काम आई। और फिर उसके बाद तीसरी चीज़ मैं अपना एक्सपीरियंस बताऊंगी एग्ज़ाम डे पे रीडिंग में मेरे साथ क्या हुआ था। और लास्ट में मैं एक दो क्वेश्चन आपको सोल्व करके दिखा दूंगी। आप सबको ही पता है, एक मिनट में जल्दी जल्दी बता देती हूँ कि पार्ट ए होता है, बी और सी तीन पार्ट्स में डिवाइडेड होता है। ए पार्ट को 15 मिनट्स मिलते हैं और उसके अंदर 20 क्वेश्चन होते हैं जो हमें 15 मिनट्स के अंदर करना पड़ता है, जो थोड़ा डिफिकल्ट होता है। और पार्ट बी के अंदर आपको 6 क्वेश्चन मिलते हैं। सी के अंदर टोटल मिला के 16 क्वेश्चन हो जाते हैं, 8 ईच एक्सट्रैक्ट के अंदर। और इस पूरे टोटल को 45 मिनट्स मिलते हैं आपको। पार्ट ए के अंदर क्या होता है यार, बहुत सारी टिप्स होती हैं, बहुत सारे लोग बहुत सारी चीज़ें बताते हैं पार्ट ए के अंदर कि स्किमिंग करो, स्कैनिंग करो, है ना। पहली चीज़ तो यही है, इसी चीज़ के थ्रू ही हम आगे बढ़ सकते हैं इस चीज़ में। तो ये आपको बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है समझना। और कैसे कर सकते हैं वो मैं बता रही हूँ, जो मैं करती थी। सबसे पहले हेडिंग्स, हमें स्किमिंग और स्कैनिंग के अंदर हमें कुछ चीज़ें देखनी है। सबसे पहले हेडिंग देखेंगे हम, चारों पैराग्राफ्स की। 1 मिनट के लिए करेंगे ये चीज़ मैं 1 मिनट के लिए करती थी। चारों चारों की हेडिंग्स देख लेती थी। उसके बाद हमें देखने हैं कुछ कुछ पर्टिकुलर चीज़ें, जैसे कि नंबर्स के आसपास आंसर होता है ज़्यादातर। और कुछ मेडिकल टर्म्स जो कि अलग सी हो, टॉपिक वाली भी हो और उससे रिलेटेड ही कोई अलग मेडिकल टर्म हो, उसको भी मार्क कर लो जल्दी से जब आप स्कैन कर रहे हैं उस चीज़ को। और आप कोई भी डिफरेंट नेम दिखे उस चीज़ को भी मार्क कर लो। ये सब हमें गाइड करते हैं क्योंकि इन्हीं के आसपास आंसर्स होते हैं। ठीक है। एक और चीज़ बताऊंगी, लास्ट की हर पैराग्राफ की लास्ट की 2 लाइनें बहुत इंपॉर्टेंट होती है, तो उसको रीड कर लीजिए। ठीक है, 2 लाइनों में, क्योंकि ज़्यादातर बार लास्ट की 2 लाइनों में आंसर मिल जाता है, तो उस चीज़ को भी आप एक बार स्कैनिंग के टाइम पे रीड कर लेना। ठीक है, ये चीज़ आपके काम करती है तो ठीक है, वरना एक और चीज़ मैं करती थी कि जो फर्स्ट पैराग्राफ है उसको एक बार अच्छे से रीड कर लेती थी। क्योंकि वो जो फर्स्ट पैराग्राफ है वो हमें एक ओवरऑल व्यू दे देता है पूरे पैराग्राफ का। जो क्वेश्चन करने की स्ट्रेटजी थी वो मेरी ये थी कि मैं पहले फर्स्ट 7 क्वेश्चन करती थी। मैंने मैंने 8 क्वेश्चन से भी ट्राई किया था, 8 से और 20 क्वेश्चन तक पहले कर लो और फिर 1 to 7 बाद में कर लो। लेकिन मुझे वो चीज़ इतनी हेल्पफुल नहीं हुई, मेरे लिए नहीं थी वो इतनी हेल्पफुल। क्योंकि फिर लेकिन मैंने जब 1 से 7 करना शुरू किया तो मुझे वो चीज़ हेल्प करने लगी। क्योंकि जो फर्स्ट 7 क्वेश्चंस होते हैं ना, वो हमारे दिमाग को एक मैप दे देते हैं कि इस सेंटेंस को देखते ही हमें इस पैराग्राफ में जाना है। तो उसमें आपका ज़्यादा मतलब थोड़ा-सा टाइम लगता है, बट आप उसको करोगे तो थोड़ा ज़्यादा हेल्प हो जाती है। आप अपने हिसाब से देख लो जो आपको सही लगे, बट मुझे ये चीज़ हेल्प करती थी। मैं फर्स्ट 7 क्वेश्चन करती थी, उसके बाद मैं बाद के क्वेश्चन करती थी। तीसरी चीज़ है मेरे पास कि अंडरस्टैंड द क्वेश्चन। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है कि क्वेश्चन को फर्स्ट रीड में अंडरस्टैंड करना। ये हैबिट के साथ बनता है, ऐसे एकदम से नहीं आती ये चीज़, क्योंकि उस टाइम प्रेशर भी होता है तो हमारे दिमाग में बहुत चीज़ें चल रही होती हैं, तो हम वो चीज़ नहीं समझ पाते। लेकिन इसको हैबिट बनाना है आपको कि एक क्वेश्चन को पढ़ते ही आप समझ जाओ। इस चीज़ की हैबिट जितना जल्दी बनाओगे उतना ज़्यादा अच्छा होगा। प्रैक्टिस के साथ हो जाएगी, ऐसी कोई बात नहीं है, इतनी कुछ बड़ी चीज़ नहीं है। ठीक है। उसके बाद एक है कि आपको एग्जैक्ट वर्ड लिखना है। ऐसे नहीं है कि आप स्पेलिंग, क्योंकि स्पेलिंग का इसके अंदर सबसे ज़्यादा होता है, लिसनिंग में इतना नहीं होता, बट रीडिंग के अंदर स्पेलिंग बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आपकी स्पेलिंग करेक्ट नहीं है तो वो उस चीज़ को मार्क्स नहीं देंगे। तो आपको अपनी स्पेलिंग बहुत ज़्यादा ध्यान रखनी है। और कोई भी वर्ड क्वेश्चन वाला इंक्लूड मत करना अपने आंसर के अंदर। सेंटेंस नहीं लिखना, सिर्फ हमें वर्ड लिखना है, जो जो उन्होंने पूछा है वो वर्ड लिखना है। ठीक है। तो और एक लास्ट टिप जो पार्ट ए में करनी है आपको, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आपका पार्ट ए खराब है तो 15-15 मिनट के होते हैं ना, तो यार करना ही एक तरीका है। ठीक है।
हम सोचते हैं कि कुछ कुछ अलग से कुछ टिप्स हो जाए या कोई ट्रिक्स हो, ऐसा नहीं होता इसके अंदर, रीडिंग में स्पेशली। इसमें करना ही एक तरीका है, तो उस चीज़ को आप ज़रा थोड़ा प्रैक्टिस करो। तो पार्ट ए के 4-5 एक्सट्रैक्ट ले लो और उसको करो। देखो यार, मेरे से नहीं होता था, मेरे शुरू में मुझे 20-25 मिनट भी लग जाती थी पार्ट ए स्पेसिफिकली करने के लिए। तो मैंने क्या किया, मैं बहुत परेशान हो गई इस चीज़ से कि यार ये हो ही नहीं रहा, कैसी चीज़ है। तो मैंने 4-5 अपने एक्सट्रैक्ट्स निकाले सिर्फ पार्ट ए के, और उनको मैंने करना शुरू किया एक एक करके। 1-2 करे, उसमें फिर मुझे वही प्रॉब्लम आ रही जो मेरी पहले आ रही थी। लेकिन फिर मतलब मैंने अपने दिमाग को समझा लिया कि यही है, अब इसको ही करना है, कैसे करना है वो खुद एनालाइज कर, लेकिन इसको करना है। मैं रोने भी लग गई थी 2-3 एक्सट्रैक्ट करके कि क्यों नहीं हो रहा है, ऐसा क्या हो गया ये। मैं पीछे पड़ गई उसके, और फिर मैंने 5-6 कर दिए उस दिन रात को, उसी टाइम पीरियड के अंदर 2-3 घंटे के लिए मैंने 5-6 क्वेश्चंस कर दिए, ठीक है। क्वेश्चन पेपर कर दिए। और उस रात मुझे एक एक दिमाग को मुझे एक, ये मेरी खुद की ही अलग स्ट्रैटेजीज है यार, आपके काम आए तो देख लेना, पर मैं थोड़ा ऐसे ही करती हूँ, मुझे ज़्यादा और तरीके नहीं पता होते, तो मैं उस तरीके से ही करती हूँ। तो फिर मैं उसके पीछे पड़ गई और फिर मैंने उस चीज़ को समझने की कोशिश करी, और फिर धीरे धीरे मेरे दिमाग ने भी एक्सेप्ट कर लिया कि इस चीज़ को ऐसे ही करना पड़ेगा। तो 2-2 3-3 एक्सट्रैक्ट करने लगी थी मैं डेली, और उस चीज़ ने मेरे हेल्प किया। ये मैं तब कर रही थी जब मेरे पास 10 दिन बचे हुए थे रीडिंग के, मतलब एग्ज़ाम के। मेरा 22 जुलाई को एग्ज़ाम था, और मैं ये चीज़ आप सोच लो कि 15 को मैं ये 5-6 एक्सट्रैक्ट लेके बैठी हूँ, क्योंकि मुझे ये था कि मुझे बस करना है। कोई भी तरीका हो, कुछ भी हो, मुझे बस करना है। ठीक है, ये सारी टिप्स मैंने यूज़ करी और मेरे को अच्छा रिजल्ट मिला। अब पार्ट बी और सी के बारे में बता देती हूँ, ठीक है। पार्ट बी के अंदर आपको पता ही है 6 क्वेश्चंस होते हैं, 3 ऑप्शंस होते हैं उसके। तो पहली चीज़ आपको क्या करनी है, ओवरऑल रीडिंग के अंदर ये सारी बातें जो भी मैंने करी वो सारी, मतलब जब आपको एक ये ऊपर वाली चीज़ें होती हैं, जो मेन रूट है वो है हमारी कॉम्प्रिहेंशन स्किल। जैसे लिसनिंग के अंदर भी क्या होता है कि लिसनिंग मतलब होता है, मैंने बताया था कि जो हियरिंग है उसको फील करना लिसनिंग, ऐसे ही रीडिंग को फील करना कॉम्प्रिहेंशन होता है। उसको क्या एग्जैक्ट वो कह रहा है उसको समझना, वो हमारा कॉम्प्रिहेंशन है, वही सबसे रूट है। उस रूट को ठीक कर लोगे तो आप 80% रीडिंग में अच्छे मार्क्स ले आओगे। उससे पहले मैं एक और चीज़ शेयर करती हूँ। पहले मैं बुक्स वगैरह रीड करती हूँ हमेशा, मतलब हमेशा नहीं करती, बट टाइम मिलता है तो मैं अपनी बुक्स रीड कर लेती हूँ, ऐसे कोई भी जनरल। तो मेरी शुरू में मेरी रीडिंग ठीक थी, मेरे सही आ जाते थे, 33-34 ऐसा स्कोर आ जाता था। लेकिन फिर क्या हुआ कि जब मैं और स्किल्स के अंदर इंडल्ज हो गई, जैसे लिसनिंग, राइटिंग, स्पीकिंग, इन सब में इंडल्ज हो गई, तो मेरा दिमाग थोड़ा ऊपर नीचे हो गया और मेरे बहुत ज़्यादा कम मार्क्स आने लगे रीडिंग के अंदर, 26-25। तो मैं और ज़्यादा फ्रस्ट्रेटेड हो गई कि ये तो सही था मेरा, अभी ये क्यों खराब हो गया, इसको क्या हो गया। तो ये चीज़ें हो जाती है, सबके साथ होती है। तो आप, अगर आपके साथ ये चीज़ हो रही है, मेरे साथ हुई थी, अगर आपके साथ हो रही है तो प्लीज़ मत, खुद को मत डाउट करो। फिर से उन सारी स्किल्स को दोबारा यूज़ करो, कॉम्प्रिहेंशन स्किल को दोबारा डेवलप करो, इट्स ओके, कर सकते हैं हम। तो मैं क्या करती थी कॉम्प्रिहेंशन स्किल को डेवलप करने के लिए, पहली चीज़ वही मैंने स्पीकिंग में भी बताया था आपको, रीड अलाउड करो। कोई भी बुक ले लो आप और उसको सुबह सुबह अपना रीड अलाउड करो। मैं थोड़ी मैं कहूँगी कि कोई मोटिवेशनल बुक लो, जैसे पावर ऑफ नाउ या सबकॉन्शियस माइंड, कुछ भी ऐसी कुछ बुक लो जिससे जो जो चीज़ आपके दिमाग को भी पीस दे और आपकी स्किल्स भी डेवलप कराए, क्योंकि इस टाइम पे पीसफुल माइंड रखना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट। दूसरी चीज़ मैं बताती हूँ आपको, कॉम्प्रिहेंशन के अंदर ही कैसे कॉम्प्रिहेंशन डेवलप कर सकते हैं। पहला रीड अलाउड, दूसरा खुद को समराइज करके। आप कोई भी पैराग्राफ लो, कोई भी पैराग्राफ, लाइक ये एक पैराग्राफ ले लिया। इट इज easy to imagine that yoga marks of the power and authority, her clothes are made as she herself is fashioned psychologically। so ये कोई भी पैराग्राफ है, ये मैंने पूरा रीड कर लिया, अलाउड कर लिया, और उसके बाद मैं खुद को समराइज करूंगी कि इस टॉपिक में क्या लिखा है। कि इन दिस पैराग्राफ दे आर टेलिंग अबाउट द क्लोथ्स शी इज वियरिंग। सो एक खुद को समराइज करनी है चीज इंग्लिश में ही, स्पीकिंग भी आपकी सही होगी इस चीज से। तो आपको ये करना है, खुद को समराइज करो और रीड अलाउड करो। इससे 200% आपकी कॉम्प्रिहेंशन स्किल डेवलप होंगी। अगर पहले अच्छी थी और अब नहीं है तो अब अच्छी हो जाएंगी।
और पहले से अच्छी है और बीच में कुछ प्रॉब्लम आ गई थी, तो दोबारा आप इस चीज़ को अप्लाई करो और फिर से आपकी सही हो जाएंगी। ठीक है। ये मैं बहुत ज़्यादा अप्लाई करती थी, ये मेरा रूट था, मेरी मेरी रीडिंग का रूट था। मेरे को इसी से ही कोई भी और टिप्स होती हैं वो सब भी तभी काम करती है तब आपकी कॉम्प्रिहेंशन स्किल्स अच्छी हो तो। ठीक है, तो आप ये चीज़ करो। दूसरी चीज़ आपको क्या करना है, अंडरस्टैंड द पैराग्राफ एनाटमी। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब उस चीज़ को रीड कर रहे हैं लेकिन हमें एनाटमी नहीं पता उसकी, ये ट्रिक है, एक तरीके से ट्रिक मान सकते हो इसके अंदर। इसके अंदर क्या होता है कि आपको शुरू की 2 लाइनों को बहुत ज़्यादा अच्छे से पढ़ना है। टॉपिक सेंटेंस कहते हैं उस चीज़ को। वो आपको पूरे पैराग्राफ की एक समरी देता है कि पूरे पैराग्राफ में ये चीज़ इंक्लूड कर रखी है, और लास्ट की 2 लाइनें होती है वो होती है कंक्लूजन। उसके बाद आता है थर्ड कि आपको कैसे क्वेश्चन अटेम्प्ट कैसे करना है क्वेश्चन को। पार्ट बी के अंदर अलग है और सी के अंदर अलग तरीका है। ठीक है। पार्ट बी के अंदर मैं पहले क्वेश्चन पढ़ती थी, उसके बाद मैं उसके ऑप्शंस पढ़ती थी और मार्क कर लेती थी मेन पॉइंट। लाइक हेडलाइंस, गाइडलाइंस पूछी है तो गाइडलाइन को मार्क कर लो। मेन टॉपिक पूछा है तो मेन टॉपिक को हाईलाइट कर लो। ऑफन, मैनी, ऐसे ऐसे वर्ड्स होते हैं ना, इनसे बहुत ज्यादा क्वेश्चन पे फर्क पड़ता है। तो उस क्वेश्चन को समझना और ऐसे ऐसी चीजों को मार्क करना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है। उनके मीनिंग भी समझती थी। मैं अपने आप को जीरो से शुरू करती हूँ, मुझे गाइडलाइंस का भी मतलब नहीं पता, ऐसे सोच के चलती हूँ। तो गाइडलाइन का भी मीनिंग मैं सर्च करती थी कि गाइडलाइन एग्जैक्टली होता क्या है, और फिर उस तरीके से फिर क्वेश्चन के ऑप्शंस पे जाती थी। और ये चीज़ बहुत हेल्प करती है। उसके साथ साथ लिख लो कि इस क्वेश्चन में मुझे ये वर्ड अलग लगा तो उसका मीनिंग लिख लो। ठीक है। बेसिक वर्ड से शुरू करो, इट्स ओके, बेसिक वर्ड्स भी बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। तो ये चीज आप कर सकते हो। 2 मिनट रूल में क्या होता है, सबको पता भी होगा जो ज्यादा वीडियोस देखते हैं। 2 मिनट रूल के अंदर क्या है, 2 मिनट आपको देनी है हर क्वेश्चन को। 2 मिनट इसलिए नहीं देने कि आपको सारे क्वेश्चंस टाइम पीरियड के अंदर करने हैं, वो इसलिए क्योंकि जब हम 2 मिनट में आपका नहीं आया किसी चीज का आंसर तो आप दूसरे क्वेश्चन पे चले जाओ, लेकिन जब आप एंड में उस क्वेश्चन, जब आपके पास टाइम होगा और उसके बाद आप फिर से उस क्वेश्चन पे आओगे तो आपका वो आंसर जल्दी सोल्व हो जाएगा। एक, क्योंकि हमारा दिमाग उस चीज को सबकॉन्शियसली सोल्व करने की कोशिश करने लग जाता है और फिर हम और दिमाग से खुद धीरे धीरे प्रैक्टिस होती है। कभी भी एक क्वेश्चन पे ज्यादा टाइम मत दो। मान लो आपने उस पर 5 मिनट दे दिए और आपका वो गलत भी हो गया तो कितना दिमाग खराब हो जाता है। तो उस चीज को आप अवॉइड करो। 2-2 मिनट दो, कुछ नहीं है, कोई ऐसी बड़ी बात नहीं है। 2-2 मिनट हर क्वेश्चन को दो, इट्स ओके। अगर 5 भी आपके रह रहे हैं कोई बात नहीं, दोबारा आएंगे, दोबारा देख लेंगे इन क्वेश्चंस को। 2-2 मिनट के लिए आप दो। और इसमें तो रीडिंग पार्ट ए में थोड़ा डर लगता है, बट बी और सी में डर भी नहीं लगता क्योंकि हमें ये पता होता है कि हम बाद में गैस भी कर सकते हैं ऐसे करके। वैसे गैस करना तो वो तो लास्ट ऑप्शन है, पहले तो पढ़ के ही करो उस चीज को। ठीक है। तो ये आपको करना है पार्ट बी के अंदर। और फिफ्थ टिप क्या है पार्ट बी की, ये है कि अंडरस्टैंड करनी है ओईटी की वोकैबुलरी। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ओईटी की वोकैबुलरी का मतलब मैं ये कह रही हूँ, वो सिनोनियम्स यूज करते हैं ज्यादातर, कि कोई भी वर्ड होगा उस चीज का अलग कुछ लिख देंगे उसके अंदर। ओपन है, उसको कर देंगे ब्रॉडली या मैनी, ऐसा कुछ पैराग्राफ में ब्रॉडली या मैनी से उसको डिनोट कर रहे होंगे। तो उस चीज को आपको देखना है। ठीक है। कुछ और वर्ड्स भी हैं, जैसे डेवलप को लिख देंगे वो पाथ ऑफ एक्शन, ट्रीटमेंट को वो थेरेपी लिख देते हैं, प्लोजेबल को वो रीजनेबल लिख देते हैं, प्रिवेलेंट को वो वाइड स्प्रेड थिंग के बारे में ऐसा कुछ लिख देते हैं। तो उस मीनिंग को समझो। जो जो वर्ड आपको ऐसा अलग लगे उसको साथ साथ ही मार्क कर लो, उस साथ साथ मार्क करके उसका मीनिंग भी लिख लो और देखो कि पैराग्राफ में क्या है और क्वेश्चन में क्या वर्ड है। तो एक लास्ट चीज बी पार्ट के अंदर आपको क्या करनी है कि आपको करना है सेल्फ एनालाइज। वो सब में ही करना है आपको, ए में भी, बी में भी, सी में भी, सब में। सेल्फ एनालाइज का मतलब ये है कि आप देखो वो क्वेश्चन आपका क्यों गलत था, और ये ऑप्शन है तो ऐसा आप क्या दिमाग लगाते कि ये ऑप्शन आपका सही, ये आपको ये ऑप्शन मिल जाता और इस क्वेश्चन का आप ये ऑप्शन सही कर सकते। एक खुद से एनालाइज करो उस चीज को। ठीक है। और लिख दो साथ में कि अगर मैं ये सोचता तो शायद मेरा ये आंसर सही हो सकता था। साथ साथ लिख दो उस चीज को। ठीक है। ये चीज बहुत हेल्प करती है। मैं हर क्वेश्चन के साथ साथ लिख देती थी कि मेरा ये क्वेश्चन इसलिए गलत हुआ था। और फिर उसको बाद में भी जब टाइम मिले तो एक बार रिवाइज करो कि ये इस चीज में मुझे ऐसे सोचना था, तब मेरा सही हो सकता था। ऐसे ऐसे करके हमारे काफी इस चीज से काफी। अब मैं बताऊंगी पार्ट सी के लिए।
पार्ट सी में सबसे पहले यार क्या करना है, जैसे मैंने पार्ट ए में बताया था आपको, ऐसे ही इसमें भी जो पहला पैराग्राफ है ना उसको अच्छे से रीड करो, क्योंकि उससे पूरे पैराग्राफ का हमें आइडिया हो जाता है कि पूरे पूरे एक्सट्रैक्ट का हमें आइडिया हो जाता है कि इसके बारे में है बात। ठीक है, फिर हमारी रीडिंग ज़्यादा ईजी हो जाती है। तो पहले पार्ट जो पैराग्राफ 1 है उसको अच्छे से रीड कर लो। ठीक है, उसके बाद फिर क्वेश्चंस पे आते हैं। फिर क्वेश्चंस के अंदर क्या होता है, पहला इसके अंदर अलग है, इसमें पहले आपको क्वेश्चन पढ़ना है, फिर पैराग्राफ को देखना है और फिर ऑप्शंस पे आना है। ठीक है, कोई बात नहीं, पहला पहला पैराग्राफ आपने पढ़ लिया है एक बार तो, लेकिन अगर क्वेश्चन देख के फिर से वो पैराग्राफ ऊपर ऊपर से स्कैन करना पड़ रहा है तो इट्स ओके, आप कर सकते हो। तो पहले क्वेश्चन, फिर पैराग्राफ, फिर ऑप्शंस, क्योंकि इसमें 4 ऑप्शंस होते हैं, 4 ऑप्शंस को पढ़ने में टाइम लग जाता है, वो वेस्ट मत करो। आप क्वेश्चन देखो, पैराग्राफ और फिर उसके बाद ऑप्शंस। मैं ऐसे ही करती थी और मेरे ठीक हो जाते थे ऐसे करके। ठीक है, इसमें भी वही है, टॉपिक सेंटेंस देखो, बीच बीच की चीजें देखो, लास्ट में कंक्लूजन होगा हर पैराग्राफ के अंदर, हर पैराग्राफ में ऐसा ही होता है। तो दूसरी चीज इसके अंदर आप जो मैं करती थी वो है कि अंडरस्टैंड करना है मीनिंग ऑफ कनेक्टर्स। बहुत सारे कनेक्टर्स यूज होते हैं बीच में, अगर आप नोटिस करोगे तो, हाउएवर, देयरफॉर, कॉन्सिक्वेंटली, सब्सिक्वेंटली, इन एडिशन टू दैट। सो ये कनेक्टर्स आपको गाइड करेंगे कि इनके आसपास आंसर्स होते हैं। ये चीज मैंने कहीं सुनी थी और मैंने अप्लाई की, और ये है, इनके आसपास आंसर्स होते हैं, तो उस चीज पे आप ध्यान दो। हाउएवर का मतलब हमेशा होता है कि जो भी अभी सेंटेंस बोला है उससे ऑपोजिट। ठीक है, उसको फिर ऑप्शंस में देखो और उस चीज को एनालाइज करो और फिर आपको बहुत हेल्प करेगी। हाउएवर का मतलब होता है बिल्कुल जो अभी सेंटेंस बोला है उसके कॉन्ट्रास्ट। देयरफॉर का मतलब होता है उसी चीज को, उस चीज की वजह से ये हो रहा है। और सब्सिक्वेंटली होता है कि इस इवेंट के बाद ये, कॉन्सिक्वेंटली होता है कि इस वजह से ये हो रहा है। तो उस चीज को आप अपनी लैंग्वेज में अंडरस्टैंड करने की कोशिश करो, और फिर उसके बाद आप देखो आपकी रीडिंग में बहुत ज्यादा डिफरेंस आएगा। ठीक है, लास्ट चीज है स्किप कर दो, वो मैंने पहले भी बताई है कि स्किप करना ही एक ऑप्शन होता है, सेफ ऑप्शन होता है। जब आपको नहीं मिल रहा आंसर, स्किप कर दो, फिर दोबारा से उस क्वेश्चन पे आ जाओ। और अगर आपके पास मान लो वैसे तो टाइम होगा ही होगा, जब आपने 2-2 मिनट दिए हर क्वेश्चन को, 30 मिनट में आपके सारे क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएंगे। जो रह गए हैं उसको फिर आप 15 मिनट आराम से रिलैक्स होकर ढूंढते रहो। कोई नहीं भी मिले तो फिर लास्ट में गेस करके आप तुक्के भी मार सकते हो। तो ये चीज कर लो। और लास्ट में मान लो आपके 2 क्वेश्चंस रह गए हैं, तो उनके आपको पैराग्राफ पे जाने की जरूरत नहीं है, उसका क्वेश्चन को समझो और लास्ट में ऑप्शंस को ही अच्छे से पढ़ लो और उस हिसाब से गेस करो। गेस में भी उन्हीं 1 2 3 बी ऐसे कर दो, ऐसा नहीं करना। गेस में भी आप क्वेश्चन पढ़ो, ऑप्शंस पढ़ो और फिर देखो रिलेटेबल कौन सा है उसको करो। ये हमेशा काम करती है। मैंने जब भी ऐसे करके किया तो मेरे लास्ट के दो दो जो रह जाते थे वो मेरे हमेशा ठीक हो ऐसे करके, क्योंकि आपने पूरा पैराग्राफ बहुत अच्छे से पढ़ा है तो आपको एक आइडिया हो जाता है जनरल। तो ये चीजें थी, ये आप ट्राई कर सकते हो। मैंने ये सब ट्राई किया था। अब मैं अपना एक्सपीरियंस बता देती हूँ मेरे साथ क्या हुआ था रीडिंग के अंदर। स्पेसिफिकली रीडिंग के अंदर मुझे, लिसनिंग तो मेरी उसके रेड बुल के नशे में हो गई थी। उसके बाद जब हम रीडिंग पे आए तो पार्ट ए मिला, 10 मिनट मिलती है लिसनिंग के बाद रीडिंग पे आने के लिए। तो 10 मिनट में आप अपना कहीं जा नहीं सकते, वहीं बैठ के भगवान का नाम लेना होता है आपको। उसके बाद फिर जब हमारा पार्ट ए आता है, पार्ट ए हमें स्पेसिफिकली मिलता है, 15 मिनट ही देते हैं, उससे ज़्यादा नहीं देते वो लोग। वो स्नैच कर लेते हैं और वो कहते हैं कि अगर नहीं दिया तो वो तुम्हारे कैंसिल कर देंगे एग्ज़ाम, ऐसा कुछ होता है। तो उस टाइम पे मेरे, यार मैंने प्रैक्टिस तो बहुत की थी लेकिन मेरे पार्ट ए में सिर्फ 14 ही आंसर्स मिले मुझे। और ये आई नो ये बहुत ही गलत चीज़ है, बट मेरे साथ ये हुआ, मुझे सिर्फ 14 के ही आंसर मिले। वो थोड़ा डिफिकल्ट था, ऐसा सब बाहर बोल रहे थे, बाकी एक टाइप का एक्सक्यूज ही है। लेकिन होता है ना यार, काफ़ी अलग अलग कंटेंट होता है, कुछ बहुत डिफिकल्ट होता है, कुछ बहुत ईजी होता है ऐसे करके। तो मेरे टाइम पे थोड़ा मुश्किल आया था वो। तो मुझे सिर्फ 14 के ही आंसर मिले, और पर लास्ट में मेरे पास 1 मिनट था और 14 ही मैंने ठीक करे थे। पर वो 14 मैंने सही करे थे, मुझे कॉन्फिडेंट थी मैं इस चीज़ पे। उसके बाद फिर मैंने यूं ही कुछ जो क्वेश्चन पढ़ा और ऐसे ही कुछ समझ में आया वो बस लिख दिया ऐसे करके, और एक शायद और मिल गया था मुझे, बस ऐसे। मतलब मुझे पता है मेरे 14 ही ठीक होंगे उसमें, मुझे इतना पता है। और फिर उसके बाद हमें 10 मिनट मिली थी पार्ट ए और बी और सी के बीच में, ठीक है, अपना अफसोस मनाने के लिए।
फिर मैंने उस टाइम पे सोचा था ठीक है, जो हो गया वो हो गया, इट्स ओके। मुझे ये भी था कि क्या पता रीडिंग मुझे दोबारा ही देना पड़ जाए या कुछ भी हो जाए, कोई बात नहीं, जो भी था अब बी और सी पे फोकस करते हैं, इसको अच्छे से करेंगे। तो बी और सी को मैंने पूरे शिद्दत से अपना भगवान का नाम लेके शुरू करके और फिर ऐसे करा था। बी और सी मैंने बहुत समझदारी से अपना शुरू किया, जो भी मेरी टिप्स थी ये सारी फॉलो करी मैंने एग्जाम में। और बी और सी मुझे मेरे मेरा स्कोर था 390, तो मुझे लगता है कि मेरे बी और सी में एक दो ही गलत पाएंगे। ए पार्ट में मेरे कुछ 14 और बी और सी में एक दो गलत होके जो भी ऑलमोस्ट सारे ही ठीक हो गए। मतलब मुझे एग्जाम का रिजल्ट आया तब मैंने ये चीज़ एनालाइज करी कि इस चीज़ ने, जो भी मेरी कॉम्प्रिहेंशन स्किल्स थी उस चीज़ ने मेरी बहुत हेल्प करी। इसीलिए मैं ये सब आप सबके साथ भी शेयर कर रही हूँ। आई होप कि आपके साथ भी एग्ज़ाम में अच्छा ही हो और आप रिलैक्स होकर अपना एग्ज़ाम करो। बी और सी मैंने बिल्कुल रिलैक्स होकर किया था, मुझे लग रहा था कि देखा जाएगा जो भी होगा, लेकिन इसको अच्छे से कामली, अच्छे से जो जो मेरी अभी तक की स्किल्स थी उन सबको यूज़ करते हैं और करते हैं, ठीक है। तो अगर आपने मेहनत करी है तो डेफिनेटली वो चीज़ आपके एग्ज़ाम में आपकी हेल्प करेगी कहीं ना कहीं। तो कॉन्फिडेंट रहो यार और अपना अच्छे से एग्ज़ाम देना। अगर ये चीज़ आपको हेल्प करती है तो मुझे इस चीज़ की बहुत खुशी है। और अगर आपको कोई भी डाउट है इस चीज़ में जो भी मैंने आपको बताया, आप कुछ और भी जानना चाहते हैं, तो आप मुझे प्लीज़ कमेंट कर दो। उससे मुझे पता चलता है कि मेरी वीडियो हेल्पफुल है और आपको क्या एग्जैक्टली जानना है। सॉरी ये वीडियो थोड़ी लेट हो गई, बट एक्चुअली आई वॉज बिजी इन माई प्रोसेस, सो दैट्स वाई दिस थिंग हैपन टू मी। एंड अगर आपको कुछ भी जानना है तो आप प्लीज़ कमेंट कर दो, और अगर आप लाइक करते हो तो उस चीज़ से मुझे पता चलता है कि ये जो मैं वीडियो बना रही हूँ वो सही बना रही हूँ और सही तरीके से बना रही हूँ। तो अगर आपको सही अच्छी लगे तो आप इसे लाइक भी कर सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। एंड राइटिंग की एक बहुत अच्छी वीडियो मैं बनाने वाली हूँ और आई होप वो भी आपके बहुत ज़्यादा हेल्प करेगी। सो जस्ट स्टे ट्यून्ड एंड थैंक यू सो मच।